दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो बिहार के राजनीतिक इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सिवान में कभी डर और कभी देवता कहकर जय जयकार होती थी। एक ऐसा बाहुबली जिसने अपनी खुद की अदालत चलाई और पुलिस पर गोलियां तक चलाई और यहां तक कि एक डीएसपी पर सरेआम थप्पड़ ही जड़ दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहम्मद साबुद्दीन की। दोस्तों 2004 में अगस्त का महीना था। बिहार के प्रतापपुर में एक हवेली में फरियादियों का जमघट लगा हुआ था। बीचों बीच लाल सिंहासन पर मोहम्मद साबुद्दीन किसी सुल्तान की तरह बैठा हुआ था। एक एक कर लोग आ रहे थे और अपनी परेशानी बता रहे थे और साबुद्दीन उन्हें मदद का दिलासा देता जा रहा था। दोस्तों इसी बीच एक गरीब महिला की गुहार लगाने पर उसने पूरे जिले के प्राइवेट स्कूलों और डॉक्टरों की फीस ही तय कर दी। लोग उसकी जय जयकार करने लगे और उसे फरिश्ता तक बताने लगे। साबुद्दीन मुस्कुराया, लेकिन उसके गुर्गों ने उनके कान में कुछ फुसफुसाया। साहेब, व्यापारी चंद्र बाबू के तीनों बेटों को उठा लिया गया है, आपको चलना ही होगा। दोस्तों यह एक ऐसी घटना थी जिसने बिहार ही नहीं पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। राजेश सिंह ने अपनी किताब बाहुबली ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स में इसका बेहद भयावह पूर्वक जिक्र किया है। खंडर हो चुके एक मकान में तीनों अधमरे लड़के पड़े थे जिन्हें बुरी तरह पीटा गया था। साबुद्दीन वहां पहुंचता है और उनकी खातिरदारी के बारे में भी पूछता है। जब उसे लगा कि इतना काफी नहीं है तो अपनी गाड़ी से तेजाब से भरी एक कैन निकालता है और लड़कों की चीख पुकार उनकी मिन्नतें साबुद्दीन का दिल नहीं पिघलाती। उसने सतीश और गिरीश को तेजाब तब तक नहलाया जब तक उनकी चमड़ी शरीर से अलग नहीं हो गई। दोस्तों यह था तेजाब कांड, जिसके बारे में सुनने भर से दिल बैठ जाता है। तीसरे लड़के राजीव को जिंदा रखा गया ताकि उसके पिता के सामने उसे ठिकाने लगाया जा सके और अपना खौफ बढ़ाया जा सके। राजीव ने कांपती आवाज में साबुद्दीन से कहा, तुम इंसान नहीं, दरिंदे हो, शैतान हो। साबुद्दीन उसकी बात को सुनकर मुस्कुराया और हंसते हुए वहां से निकल गया। राजीव किसी तरह वहां से बच निकला और साबुद्दीन के खिलाफ गवाह बना, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे भी गोली मार दी गई। यह महज एक घटना नहीं थी दोस्तों, बल्कि साबुद्दीन के राज का एक खौफनाक चेहरा था। मोहम्मद साबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को प्रतापपुर के शेख हसीबुल्लाह के घर पर हुआ था। पढ़ाई में होनहार, लेकिन जवानी में ही किताबों को छोड़कर उसने हथियार थाम लिए थे। महज 19 साल की उम्र में 1986 में उस पर पहला आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन असली कहानी की शुरुआत होती है 1989 में 2 फरवरी को। यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा जमशेदपुर के बड़े डॉन आनंद राव और जनार्दन चौबे के साथ एक सफेद एम्बेसडर कार में कहीं जा रहे थे। तभी बाइक पर सवार 4 लड़कों ने उनकी कार रोकी और ऑटोमेटिक पिस्टल से ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यह घटना जोगसलाई थाने से कुछ ही दूरी पर हुई थी दोस्तों, लेकिन इस गोलीबारी में तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दिन दहाड़े हुई इस तेरे हत्याकांड ने पूरे बिहार को दहला दिया था। पुलिस जांच में सामने आया कि शहर के दूसरे डॉन वीरेंद्र सिंह ने सुपारी किलर्स को बुलाकर इनकी हत्या करवाई थी। आरोप लगा कि ये सुपारी किलर्स साबुद्दीन गैंग के सिवान के चित्तों के नाम से मशहूर थे। साबुद्दीन उस वक्त मात्र 21 वर्ष का था और घटना के बाद वह अपने सिवान से फरार हो गया। अपराध की दुनिया में आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं उसकी कितनी पकड़ मजबूत हो रही थी। 1989 में एक ऐसी और घटना हुई जिसने साबुद्दीन को राजनीति में आने के लिए मजबूर कर दिया। उस दौर के कांग्रेस विधायक कैप्टन नारायण सिंह के पास उसने अपने गुर्गों को किसी काम से भेजा तो विधायक ने उन्हें बदमाश और गुंडा कहकर अपमानित कर वापस कर दिया। साबुद्दीन को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने विधायक बनने के लिए ठान ली। अगले ही साल 1990 में साबुद्दीन ने थाने में सरेंडर कर दिया क्योंकि वह बाहर और फरार रहकर
चुनाव नहीं लड़ सकता था। जेल से ही उसने अपना नामांकन भर दिया और वह मात्र 23 साल का था जब उसने नामांकन भरा था। दबंगई ऐसी थी कि उसकी उम्र को लेकर कोई भी खुलकर आवाज नहीं उठा सका और वह जेल में रहते हुए कांग्रेस के त्रिभुवन सिंह को महज 378 वोटों से हराकर विधायक बन बैठा। विधायक बनने के बाद उसने लालू प्रसाद का साथ पकड़ा। लालू प्रसाद को भी किसी ऐसे बाहुबली की जरूरत थी जो उसके लिए कहीं पर भी खड़ा रहे। सिवान में एसडीपीओ रहे आईपीएस सुधीर कुमार बताते हैं कि उनके आगे एसपी, डीएसपी, डीएम तक की हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ बोल जाए, ऐसा भोकाल था उनका। सिवान के लोगों के लिए प्रतापगढ़ में साबुद्दीन का बंगला ही सुप्रीम कोर्ट बन चुका था। वह हर दिन अपनी अदालत लिखता और ऑन दी स्पॉट फैसले सुनाता था। यह करके वह गरीबों का मसीहा बन बैठा था। उस वक्त सिवान में नक्सलियों का बहुत डर था और साबुद्दीन ने लेफ्ट पार्टियों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। सिवान में एक समांतर सरकार चल रही थी जिसका सुल्तान था मोहम्मद साबुद्दीन। 1996 में वह लोकसभा चुनाव में भी उतरा और लगातार 4 बार सांसद रहा। सिवान में किसी दूसरी पार्टी के नुमाइंदे की यह हिम्मत नहीं होती थी कि वह अपना झंडा अपने घर पर लगा सके। दूसरी पार्टी के लोग वोट देने की बातों लेने की भी हिम्मत नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसा खौफ था मोहम्मद साबुद्दीन का। साबुद्दीन की दबंगई इस कदर बढ़ गई थी कि उसने पुलिस से भी सीधी टक्कर लेनी शुरू कर दी थी। 3 मई 1996 को लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले साबुद्दीन ने अपने लाव लश्करों हथियारों के साथ सिवान की सड़कों पर अपना शक्ति प्रदर्शन शुरू किया। उस समय सिवान के डीएम रहे अमृत कुमार मीणा ने और एसपी सिंघल वहां पर पहुंचे। एसपी सिंघल जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरे उन पर AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसने लगी तो वह बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से निकले। इस घटना से पुलिस महकमे में जबरदस्त गुस्सा था। एसपी सिंघल ने डीएम अमृत मीणा के साथ मिलकर साबुद्दीन के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया। पटना से लालू यादव ने फोन किया लेकिन अधिकारी इतने ज्यादा भड़क चुके थे कि उन्होंने मुख्यमंत्री का फोन तक नहीं उठाए। एक लंबी वार्ता के दौरान और डील के बाद साबुद्दीन को काउंटिंग के दिन मतगणना से दूर रहने के लिए कहा गया और साबुद्दीन इस चुनाव में भी जीत गए। लेकिन इसके तुरंत बाद डीएम और एसपी का लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने वहां से ट्रांसफर कर दिया। 15 मार्च 2000 को तो हद ही हो गई दोस्तों। राजद नेता मनोज कुमार पप्पू साबुद्दीन के घर पर था जिसकी पुलिस को तलाश थी। डीएसपी संजीव कुमार फोर्स के साथ वहां पहुंचे तो साबुद्दीन बीच में आ गया। जब डीएसपी आगे बढ़ने लगे तो साबुद्दीन ने उसके सीने पे हाथ रखा और सरेआम उसे जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। पुलिसकर्मी साबुद्दीन की इस हरकत को लेकर बहुत नाराज थे और उन्होंने भी कुछ करने का फैसला ठान लिया। इस पर पुलिस को कुछ देर के लिए वापस लौटना पड़ा। इस घटना से पुलिस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। पूरे जिले के पुलिस वाले एकजुट होकर सर्किट हाउस पहुंचे और जहां डीएम, एसपी और बाकी अधिकारियों की एक गुप्त मीटिंग हुई। उन्होंने साबुद्दीन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की। एसपी बच्चू सिंह ने उनके साथ हो गए और एक स्पेशल टीम बनाई गई। सर्किट हाउस से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर प्रतापपुर में मोहम्मद साबुद्दीन के बंगले पर 2 दर्जन पुलिसकर्मियों द्वारा धावा बोल दिया गया। साबुद्दीन की ओर से भी जवाबी हमला हुआ। 10 घंटे तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी रही। बम और विस्फोटों का भरपूर इस्तेमाल किया गया। इस युद्ध में 3 पुलिसकर्मी और 8 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस पर पत्रकार ज्ञानेश्वर प्रसाद बताते हैं कि गोलीबारी के बीच साबुद्दीन बुर्का पहनकर गन्ने के खेतों से निकलकर फरार हो गया। पुलिस जब उनके घर में घुसी तो वहां से पाकिस्तान में बनी AK-47 राइफलें, हैंड ग्रेनेड, सैकड़ों गोलियां बरामद हुई।
इसके अलावा हिरण के साथ एक जिंदा हिरण भी शहाबुद्दीन के घर से जब्त की गई। इस कांड ने राबड़ी देवी और लालू यादव सरकार की नींद उड़ा दी। और यही नहीं दोस्तों, शहाबुद्दीन को खुश करने के लिए एसपी बच्चू सिंह मीणा और अन्य स्टाफ का तुरंत प्रभाव से उस सरकार ने तबादला कर दिया। पुलिस का मनोबल शहाबुद्दीन के केस में हमेशा तोड़ा गया। अगस्त 1996 में सीपीआई-एमएल ने ताहिर रहीम ने पटना हाई कोर्ट में मोहम्मद शहाबुद्दीन के खिलाफ एक पीआईएल दायर की। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को जमकर फटकारा और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया। इससे लालू यादव सरकार हिल गई, इसलिए उसने शहाबुद्दीन को सिवान कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कहा। इस दौरान हजारों समर्थक और बिहार कैबिनेट के तत्कालीन मंत्री अवध बिहारी चौधरी भी शहाबुद्दीन के समर्थन में कोर्ट परिसर में मौजूद रहे। कोर्ट के बाहर कहा गया, जेल के फाटक टूटेंगे, शहाबुद्दीन छूटेंगे के नारों से गूंज रहे थे। ये एक ऐसा जलवा बनाया हुआ था कि लोग खौफजदा लोगों का हुजूम था। शहाबुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद उसे जीरादेई लोकसभा सीट छोड़नी पड़ी और उसकी जगह शिवशंकर प्रसाद मैदान में उतारे गए। पटना के पत्रकार नलिनी मोहंती शिवशंकर प्रसाद का इंटरव्यू लेने सिवान पहुंचे। जब नलिनी सिंह ने शिवशंकर से पूछा क्या उसे शहाबुद्दीन का समर्थन हासिल है, तो शिवशंकर ने कहा, अरे नहीं, मैं तो शहाबुद्दीन का ही आदमी हूं। भरोसा नहीं है तो रुकिए, अभी आपकी शहाबुद्दीन से बात करा देते हैं। उसने फोन लगाया और नलिनी को दे दिया। सामने से आवाज आती है, वेलकम टू सिवान, मैं हूं शहाबुद्दीन और शिवशंकर मेरी ही पसंद है। पत्रकार को विश्वास नहीं हुआ दोस्तों कि वह सीधे शहाबुद्दीन से बात कर रहा है। नलिनी ने मिलने की इच्छा जताई तो शहाबुद्दीन ने उन्हें सिवान जेल में बुलाया। जब नलिनी सिंह जेल पहुंचे हैं तो वहां का नजारा अलग ही था। पुलिस अधीक्षक की कुर्सी पर खुद शहाबुद्दीन बैठा था। उसके बगल में दूसरी कुर्सी पर पुलिस अधीक्षक और उसके सामने जमीन पर 30 से 40 लोग बैठे हुए थे। पत्रकार और शहाबुद्दीन के बीच तकरीबन आधे घंटे तक की वार्ता होती है। जब पत्रकार जाने लगते हैं तो शहाबुद्दीन उन्हें छोड़ने जेल से बाहर तक आया था। दोस्तों, यह दिखाता है कि जेल के अंदर भी शहाबुद्दीन का राज चलता था। जेल प्रशासन उनके इशारों पर काम कर रहा था। 31 मार्च 1997 को सीपीआई-एमएल ने शहाबुद्दीन के खिलाफ पूरी ताकत लगाने का फैसला किया। इसके लिए जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद को सिवान बुलाया गया। चंद्रशेखर उस समय पूरे देश में बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने सीपीआई-एमएल को बिहार बंद का जोर शोर से प्रसार शुरू कर दिया। शहाबुद्दीन को गुंडा और हत्यारा बोलते हुए पूरे सिवान में जोर शोर से प्रचार कर रहे थे। इसी बीच दोपहर करीब 3 बजे कुछ लोगों ने सिवान के जेपी चौक पर चंद्रशेखर के लाल झंडों से सरोवर टेम्पो को रोका। अंदर बैठे चंद्रशेखर को इतनी गोलियां मारी गई कि टेम्पो से बहे खून से सड़क को ही लाल कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमला करने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन के ही आदमी थे। इस हत्याकांड के 15 साल बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन को दोषी ठहरा गया और उसे जेल जाना पड़ा। दोस्तों, साल 2000 में नीतीश कुमार को विधानसभा में बहुमत हासिल करना था। ऐसे में शहाबुद्दीन ने पटना के पाटलिपुत्र होटल में कांग्रेस के 8 विधायकों को बंधक बना लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार शहाबुद्दीन हाल के बीचों बीच कुर्सी डालकर आराम से बैठा हुआ था। उसने सफेद बनियान, लुंगी और कमर पर पिस्तौल लगाई हुई थी। थोड़ी देर बाद जब कुछ विधायक छिपकर निकलने की कोशिश कर रहे थे तो शहाबुद्दीन तुरंत अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा, उन पर बंदूक तान दी और सभी को वापस अपने अपने कमरों में लौटना पड़ा। यह दिखाता है कि राजनीतिक जोड़ तोड़ में भी शहाबुद्दीन का कितना दबदबा था और लालू प्रसाद यादव के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसने का जिम्मा सीबीआई के लिए काम कर रहे आईपीएस आरएस भाटी को सौंपा गया। उन्होंने सिवान के डीआईजी के तौर पर नियुक्ति मिली। भट्टी ने शहाबुद्दीन के खिलाफ एक बेहद ही खुफिया प्लान बनाया। उन्होंने पुलिस एकेडमी से एक लड़की गौरी कुमार का चयन किया और उसे शहाबुद्दीन के पीछे लगा दिया। गौरी ने अपनी पहचान छुपाकर शहाबुद्दीन से जान पहचान बढ़ाई। मौका पाकर 2005 में
अचानक एक दिन गौरी ने शहाबुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। गौरी ने उसे किसी को फोन करने तो क्या, चप्पल पहनने या कपड़े बदलने तक का मौका नहीं दिया। जब शहाबुद्दीन को पटना ले जाया गया तो एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में उसके समर्थक पहुंच चुके थे। फिर उसे हेलीकॉप्टर से सिवान ले जाया गया और जेल में डाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेल में शहाबुद्दीन बेहद साफ सफाई और सलीके से रहता था। उसने जेल के अंदर एक आदमी अपने पास रखा हुआ था। इसकी कोठरी में कोने में अलमारी थी और उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तकरीबन 100 से 150 किताबें हमेशा उसके कमरे में रहती थी। 2016 में शहाबुद्दीन जब जेल से जमानत पर बाहर आया तो उसके समर्थकों की 1000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला सड़कों से गुजरा। यह उसकी ताकत और लोकप्रियता का एक प्रमाण था। भले ही अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम था, लेकिन हर एक कहानी का अंत होता है। 2021 में कोरोना महामारी ने पूरे देश को अपने चपेटे में ले लिया था। इसी महामारी के दौरान जेल में बंद मोहम्मद शहाबुद्दीन की भी मौत हो गई। दोस्तों, शहाबुद्दीन की मौत के बाद सिवान के प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। कुछ लोगों ने लिखा कि अगर आज शहाबुद्दीन होते तो हमें मेडिकल ऑक्सीजन और डॉक्टरों की ऐसी किल्लत नहीं झेलनी पड़ती। यह दिखाता है कि अपराध की दुनिया में होने के बावजूद वह कुछ लोगों के लिए एक मसीहा थे। अक्सर होता है कि एक अपराधी गरीबी में अपनी पैठ बनाता है कि गरीब दबे कुचले लोग उसकी जय जयकार करें, क्योंकि ये उन्हें मानसिक रूप से तसल्ली देता है कि वह जो भी गलत काम कर रहे हैं, कुछ लोगों का भला करने से उनके सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। पर दोस्तों, हर अपराधी का अंत बड़ा दुखदाई होता है। इसका उदाहरण है मोहम्मद शहाबुद्दीन, जिसे कोरोना काल में अंतिम सांस ली एक गुमनाम मौत और सिवान की जमीन तक नसीब नहीं हुई। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जीवन अपराध और राजनीति के एक ऐसे घालमेल की कहानी है जो बिहार के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय है। एक ऐसा बाहुबली जिसने अपनी खुद की अदालत चलाई, कानून को जेब में रखा और दशकों तक सिवान पर राज किया। उसकी कहानी हमें सत्ता, अपराध और सामाजिक न्याय की जटिल परतों को समझने का एक मौका देती है। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा? मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। धन्यवाद।